तुम वाकई बहुत दयनीय हो, सीनियोस। क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारी इतनी सी बर्फ मुझे कभी जमा पाएगी? करिमजेवा ने तिरस्कार से कहा, और अगले ही पल वह विस्फोट की तरह आगे बढ़ा, बिना जरा भी रहम दिए कुचल देने वाले वारों की बर्बर बौछार छोड़ते हुए। किस्मत से सीनियोस ने अपनी स्पीड और उस तरह जैसी तेज रिफ्लेक्सेस के भरोसे उस जानलेवा हमले की आंधी से बस किसी तरह खुद को बचा लिया। करिमजेवा अब धीरे धीरे पागल सा दिखने लगा था। उसकी सांसें झुलसा देने वाली लहरों की तरह निकल रही थीं, जैसे उसके फेफड़े खुद भट्ठी बन चुके हों। ध्यान से देखो, उसने थूकते हुए कहा। तुम्हारी बर्फ मेरी सुप्रीम फ्लेम के सामने कुछ भी नहीं है। वह बस गायब हो जाती है, फिर अचानक, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने घबराकर झट से अपना हाथ मुंह पर रख लिया। उसके दिमाग में उलझन मच गई। धाप! रुक! यह क्या है? इसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। इतनी भयानक आग में ऐसी कोई चीज तो तुरंत गायब हो जानी चाहिए थी, बिना जरा सा निशान छोड़े। नो, दिस फीलिंग इज रॉन्ग। समथिंग्स ऑफ। हालांकि वह आग के उफनते समंदर के बीच खड़ा था, फिर भी करिमजेवा अचानक खालिस दहशत से भर गया। उसका हाथ अब भी कसकर उसके मुंह पर था, और उसकी आंखें डर से फटी जा रही थीं, क्योंकि अब उसे साफ महसूस हो रहा था, एक हड्डियों तक जमाने वाली ठंड उसके शरीर के बिल्कुल केंद्र से बाहर की तरफ फैल रही थी। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। फिर सीनियोस उसके पीछे भूत की तरह प्रकट हुआ, बिल्कुल खामोश और बेरहम। उसकी आवाज सर्दियों से भी ज्यादा ठंडी थी। अगर आइस मैजिक सिर्फ तुम्हारी आंखों को धोखा देने के लिए थी, तो जो चीज सच में तुम्हें जमा रही है, वह है वही हवा जो तुम सांस में ले रहे थे। तुम पूरे समय मेरा ट्रैप अंदर खींचते रहे हो। इस वक्त तुम्हारे ऑर्गन्स अंदर से बर्फ बनते जा रहे हैं। सीनियोस ने उस पर नीचे देखते हुए ऐसी जीत भरी तेज नजर डाली जो बर्फ की धार जैसी ठंडी थी। तभी करिमजेवा को आखिर समझ आया कि वह खुद अपने ही कब्र में आ गिरा है। उसने सिर उठाकर घूर कर देखा। उसकी आंखें जहर और नफरत से जल रही थीं। तू तू गद्दार हरामी! तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर तूने यह किया, तो बैकलैश में तू खुद भी फंस जाएगा। करिमजेवा के दिमाग में गुस्सा और घबराहट टकरा रहे थे। धत्तेरे की! मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सब कुछ बहुत आसानी से हो रहा है। यह ताकत की सीधी टक्कर थी ही नहीं। उसका इरादा कभी सामने से मुझसे लड़ने का था ही नहीं। वह चुपचाप एक छुपा हुआ स्पेल बुन रहा था ताकि मुझे अंदर से मार सके। एक क्रूर बर्फीली हवा बैटलफील्ड पर बह गई, और उस जमी हुई खामोशी के बीच सीनियोस शांत लेकिन काट देने वाली आवाज में बोला, मैंने शुरू से ही कहा था। मेरा इरादा कभी रोस्ट्रेंथ की टक्कर में तुम्हें हराने का नहीं था। बर्फ करिमजेवा के शरीर पर लगातार फैलती गई, ऊपर चढ़ती गई, यहाँ तक कि उसके गले में अटके शब्द भी पूरी तरह बाहर आने से पहले ही जमकर मरने लगे। जब सीनियोस उसके सामने अडिग इरादे के साथ खड़ा था, तो उसकी आंखों में भरा जानलेवा इरादा करिमजेवा को बहुत पुराने वक्त की एक याद में वापस ले गया, इतनी तेज और साफ कि उसने मानो वर्तमान को ही चीर दिया। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस अपनी आंखें अपने सामने तैर रहे स्क्रॉल पर टिकाए हुए था, जबकि बुजुर्ग मेज की आवाज कमरे में गूंज रही थी, शांत, स्थिर और अजीब तरह से आखिरी लगने वाली। यह एक मैजिक स्क्रॉल है जिसे मैंने सदियों तक मैजिक टावर के भीतर संभाल कर रखा है। इसके अंदर सील्ड शक्ति इतनी है कि यह पूरी की पूरी एक डायमेंशन को बिना कुछ छोड़े मिटा सकती है। बोलते हुए सीनियोस ने अपनी नजर बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ मोड़ी, और उसकी इस छोटी सी हरकत ने ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस की उलझन और बढ़ा दी। आप ऐसी चीज मुझे क्यों सौंप रहे हैं? उसने पूछा।
बूढ़े मेज ने जवाब में बस हल्की, पढ़ी न जा सकने वाली मुस्कान दी, जिसने उस पल को और भारी बना दिया। मेरी फ्रोस्ट करिमजेवा की हेलफायर के सामने सबसे खराब मैच है। तत्वों के नियम से ही मेरी बर्फ उसकी आग के सामने पिघलने के लिए बनी है। ज्यादा से ज्यादा मैं इस लड़ाई को बराबरी तक खींच सकता हूं, और वह भी पक्का नहीं। हकीकत में मेरी हार की संभावना बहुत भारी है। अगर हालात पूरी तरह आपदा बन जाएं, तो जरा भी मत रुकना। इसका इस्तेमाल करना। वह मुड़ा और सीधा ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस की तरफ देखने लगा। ग्रैंडफेल ने स्क्रॉल को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में हिचक और डर साफ था। आपका मतलब? उसे और खुद को दोनों को खत्म कर दूं? ऐसी गुजारिश तो। वह अपनी बात पूरी करता, उससे पहले सीनियोस ने सिर्फ एक नाम लिया। एडवेंचरर ली होएल। यह नाम ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस पर बिजली की तरह गिरा, और उसकी आंखें साफ सदमे में फैल गईं। फिर भी सीनियोस उसी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा बना रहा जिसे वह चलाता था। उसका चेहरा शांत और अडोल था, जैसे वह अपने इंतजार कर रहे अंत को पहले ही स्वीकार कर चुका हो। जैसा मैंने कहा, मैं सदियों से इस धरती पर चल रहा हूं। मुझे पहले ही महसूस हो रहा है कि मेरी आरग्लास की रेत खत्म होने वाली है। इसे एक मरते हुए बूढ़े आदमी की आखिरी विनती समझो। वर्तमान में लौटते हुए करिमजेवा ने कांपते हाथ से आगे बढ़कर अपने दुश्मन को अपने साथ मौत में घसीटने की तैयारी की। उस हताश हरकत को देखकर सीनियोस ने ठंडी उकसाहट भरे लहजे में जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी और बेरहम थी, और उसकी नजर सीधी करिमजेवा पर जमी थी। कैसा लग रहा है, करिमजेवा, जब तुम्हारी अपनी इंद्रियां एब्सोल्यूट कोल्ड से टूट रही हैं? जैसे ही वह बोला, मेज की आकृति करिमजेवा की धुंधली होती नजर में धुंधलाने लगी, और यह अपमान उसकी शान बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरी चाल सख्त होती जा रही है। फ्रोस्ट मेरे कोर तक पहुंच गई है। क्या मैं सच में मर रहा हूं? यह ख्याल करिमजेवा के दिमाग में पंजे मारने लगा, लेकिन उसने उसे तुरंत झटक दिया। नहीं, मेरे जैसा कोई ऐसे नहीं गिर सकता। मगर उसके सामने सीनियोस की आंखों की रोशनी पहले ही फीकी पड़ने लगी थी। मैंने कर दिखाया। सीनियोस की सांसें धीरे धीरे इतनी धीमी होती गईं कि मानो थम ही जाएंगी, क्योंकि फ्रोस्ट उसे भी अपना शिकार बना रही थी। फिर भी उस जमे हुए पल में करिमजेवा का नाम गूंजता रहा, जैसे लड़ाई खुद अभी खत्म होने को तैयार न हो। आओ, हम दोनों इस सफेद चादर के नीचे हमेशा की नींद में डूब जाएं। उसी पल जमीन से बर्फ के दो विशाल स्तंभ हिंसक तरीके से फूटे और दोनों की किस्मत को साथ में सील कर गए। फिर बिना किसी चेतावनी के एक भयंकर दहाड़ ने खामोशी तोड़ दी, और करिमजेवा की आंखें लाल गुस्से से धधक उठीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? शुद्ध आग से बना एक विशाल ड्रैगन अवतार आसमान की तरफ फट पड़ा, और उससे निकलता डरावना दबाव पूरे बैटलफील्ड को ऐसे महसूस कराने लगा जैसे अभी यह दो टुकड़ों में बंट जाएगा। अचानक फूटी उस चुभती रोशनी ने सीनियोस को झटके से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और उसने सहज रूप से अपना हाथ उठाकर उस बेकाबू चमक से अपनी आंखें ढक लीं। जब उसने करिमजेवा को उफनती आग में पूरा डूबा हुआ देखा, तो सीनियोस की आवाज में छिपा सदमा बाहर आ गया और वह अविश्वास में चिल्ला उठा। करिमजेवा, क्या तुम बर्फ पिघलाने के लिए अपने ही इंटरनल ऑर्गन्स जला रहे हो? जो पागलपन वह देख रहा था, उस पर खुद उसे भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था। जवाब में बस खालिस, हद से ज्यादा अहंकार मिला। आई एम करिमजेवा, दी इमोर्टल करिमजेवा। पास खड़ा ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस बस स्तब्ध खामोशी में देखता रह गया, क्योंकि आसपास के दानव एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। हर एक दानव वहीं का वहीं ढेर हो गया। यह क्या हो रहा है? ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस ने अविश्वास में बुदबुदाया। इनकी लाइफ फोर्स, इनका मना,
सब गायब होता जा रहा है। उसने नजर उठाई और देखा कि लाल ऊर्जा की धाराएं आसमान में खून की नदियों की तरह दौड़ रही थीं, और उन सबका रुख सीधा करिमजेवा के मुंह की तरफ था। करिमजेवा उन्हें बिना किसी रोक-टोक के निगल रहा था। करिमजेवा पागलों की तरह दहाड़ा। उसकी आवाज ने पूरे बैटलफील्ड को हिला दिया। आई एम अ डेमिगॉड। दी अनडाइंग फ्लेम। हालात पूरी तरह हाथ से निकलते देख सीनियोस उस पर चिल्लाया, रुको। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम पूरी तरह अपना दिमाग खो दोगे। लेकिन उसके सामने जो चीज खड़ी थी वह अब इंसानियत से भी आगे निकलने लगी थी। हेलफायर में लिपटी, ड्रैगन के आकार में मुड़ी हुई वह चीज किसी टूटे हुए प्राणी की तरह बड़बड़ा रही थी, जिसे अब कुछ और समझ ही नहीं आता। आई एम करिमजेवा। आई एम करिमजेवा। उस राक्षसी बदलाव को देखकर सीनियोस निराशा में डूब गया। नहीं, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं और कुछ नहीं कर सकता। तभी अचानक एक हाथ उसकी पीठ पर मजबूती से आ टिक गया, और उसी पल नई ताकत की एक लहर उसकी नसों में ऐसे दौड़ गई जैसे बुझते शरीर में दोबारा जान ठूंस दी गई हो। सीनियोस हांफते हुए पलटा और चौंक गया। उसके पीछे ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस खड़ा था। उसकी आंखों में पक्का इरादा जल रहा था और उनमें जरा भी हिचक नहीं थी। देर के लिए माफ कीजिए। सीनियोस ने उसकी तरफ देखा और उसकी आवाज में तुरंत घबराहट भर गई। यह बहुत खतरनाक है। अभी पीछे हट जाओ। लेकिन ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस जरा भी नहीं डगमगाया। हाँ, मुझे पता है। यह लड़ाई मौत का जाल है, ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस ने शांत स्वर में कहा। मेरे मना रिजर्व्स किसी डेमिगॉड को चुनौती देने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं हैं। फिर भी उसके होठों के कोने पर धीरे धीरे हल्की मुस्कान उभर आई। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस के चारों ओर दबदबे की एक जबरदस्त ऑयरा लिपट गई, और जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी हर हरकत से ऐसा अटल आत्मविश्वास निकल रहा था कि उसके आसपास की हवा तक तनती हुई महसूस होने लगी। लेकिन अब इक्वेशन बदल चुकी है, क्योंकि वह खुद को डीमोनिक एनर्जी से दाग चुका है। उसके सामने एक सिस्टम विंडो उभरी। स्किल एक्टिवेटेड, नेचुरल एनिमी। कॉम्बैट पावर इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली अगेंस्ट डीमन टाइप टारगेट्स। अगले ही हार्ट बीट में वह करिमजेवा पर सीधा टूट पड़ा, एक तबाह कर देने वाले वार के साथ। मैं इसे अपनी पूरी ताकत से खत्म करूंगा। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस का हमला करिमजेवा पर सामने से जा टकराया, और ड्रैगन ऐसी पीड़ा और हिंसा से चीखा कि लगा उसने जमी हुई हवा तक फाड़ डाली। बर्फ की परत दर परत करिमजेवा को सील करने लगी, और वह बेकाबू इनकार में चीख उठा। नो यू इनसिग्निफिकेंट ब्रैट। फिर अचानक उसकी चीखें कट गईं। जहां कुछ पल पहले करिमजेवा खड़ा था, वहां अब सिर्फ बर्फ की एक ऊंची खामोश प्रतिमा बची थी, ठंडी और अचल, उसकी हार का एक स्मारक। एक सेकंड बाद सीनियोस अचानक आगे की तरफ लड़खड़ाया, और उसके मुंह से चमकदार लाल खून की एक तेज छींट निकल गई, जिसने उसके नीचे जमी बर्फीली जमीन को रंग दिया। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस घबराकर तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। आर्चमेज उसकी नजर सीनियोस की बाहों पर फैलते हुए गहरे लाल जलनों पर गई, और उसका चेहरा सख्त हो गया। वह एक साथ सीवियर बर्न्स और एक्सट्रीम हाइपोथर्मिया झेल रहा है। उसने अपनी लाइफ फोर्स को उसकी हद से बहुत आगे धकेल दिया। सीनियोस टूटी सांसों के बीच अगली बात कहने की कोशिश करने लगा। मेज ली होयोल स्क्रॉल एक्टिवेट करो। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस सिहर गया, और उसने जमी हुई प्रतिमा की तरफ देखा। लेकिन दुश्मन तो पहले ही पूरी तरह सील हो चुका है, ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस ने कहा, और उसकी हिचक साफ छिप नहीं पाई। सीनियोस ने कमजोर सा सिर हिलाया। नहीं, मैंने बस जो आने वाला है उसे थोड़ा देर के लिए रोका है। बस इतना ही।
स्क्रॉल का इस्तेमाल करो। जैसे ही तुम निकलो, यह पूरी तरह पक्का करना कि वह नष्ट हो जाए। उसकी सांसें और पतली और कमजोर होती गईं। धत्त, मेरे पास जीने के लिए 1 मिनट से भी कम बचा है। सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी का सपना अपने ही हाथों से पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्या दुखद बात है। फिर भी अजीब तरह से उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान उतर आई, जैसे वह उस अंत को स्वीकार कर चुका हो जिससे अब बचा नहीं जा सकता था। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज दुख और पछतावे से भारी थी। ऐसी बातें मत कहिए। आप टावर के सबसे महान क्रायोमेंसर हैं। सीनियोस का शरीर ढीला पड़ गया और उसने अपनी आखिरी कसक फुसफुसाई। काश मैं एब्सोल्यूट जीरो के रियम तक पहुंच गया होता। शायद, बस शायद मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए जमा सकता था। सीनियोस ने हल्की थकी हुई मुस्कान के साथ कहा। लेकिन ऐसा चमत्कार सिर्फ किसी बेवकूफ की कल्पना में ही होता है। इतने बड़े स्तर का जादू करने के लिए मुझे खुद मग चाहिए होता, और दुनिया में मौजूद हर आखिरी बूंद मना भी। फिर भी उसकी बुझती हुई आंखें चुपचाप कृतज्ञता के साथ ली होयोल की तरफ मुड़ी। मैं करिमजेवा को सील कर सका। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ, मेज ली होयोल। इसलिए नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। इस पल के लिए अपनी जिंदगी जला देना भी सही सौदा था। अगर ऐसा है, ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने कहा। उसकी आवाज इस भारी पल में भी अडिग थी। अगर तुम्हारा इरादा सच में इतना पक्का है, तो मैं मग तुम्हारे सामने ले आऊंगा। सीनियोस की आंखें इतनी फैल गईं कि जैसे अभी बाहर निकल पड़ेंगी। तुमने अभी क्या कहा? वह अगला शब्द बोल पाता, उससे पहले ही स्क्रॉल गरजती हुई आवाज के साथ खुल गया, और उससे नीली रोशनी का एक अंधा कर देने वाला खंभा फूटा, इतना प्रचंड कि जैसे वक्त और जगह खुद मुड़ने टूटने लगे हों, और शुद्ध मना को जबरदस्ती वास्तविक रूप दे दिया गया हो। सिर्फ मेरी मना से ये नामुमकिन होता, ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने बिना झिझक मान लिया। मैं अकेले कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन इस स्क्रॉल में वो ताकत है जिसे जुटाने में तुमने सदियां लगा दी। इतनी शक्ति हाथ में हो तो मैं उस फासले को भी पार कर सकता हूं जिसे पार करना नामुमकिन होना चाहिए था। और फिर दुनिया जैसे बीच से फट गई। एक विशाल डायमेंशनल रिफ्ट ने अंतरिक्ष को चीर दिया, और अगले ही पल वे तीनों एक बिल्कुल अलग लोक में खींच लिए गए, ऐसी जगह में जो इतनी अजीब और भारी थी कि लगता था उसका आम अस्तित्व के नियमों से कोई लेना देना ही नहीं। सीनियोस ने धीरे धीरे कांपता हुआ हाथ उठाया और अपने सामने फैले उस विशाल खालीपन की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियां सिर्फ कमजोरी से नहीं, बल्कि अपनी आंखों के सामने होता सब कुछ देखकर अविश्वास से भी कांप रही थीं। तुमने मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा को सच कर दिया, सीनियोस ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज हैरानी और भावनाओं के बोझ से टूट रही थी। मैं ऐसा कर्ज आखिर कैसे चुका सकता हूँ? फिर उसकी आंखें तेज हो गईं, और वह सारा फीका पड़ता विस्मय जानलेवा संकल्प में बदल गया। इस दुनिया से मिट जाओ, करिमजेवा। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, एक शानदार बर्फीला फीनिक्स फूट पड़ा, और अंधा कर देने वाली ठंड की आंधी में उसने जमे हुए दुश्मन को पूरा निगल लिया। लेकिन उस बलिदान का असली मतलब समझने के लिए कहानी को उनकी आखिरी निजी बातचीत तक लौटना होगा। उस याद में सीनियोस ने चुपचाप मैजिक स्क्रॉल ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की ओर बढ़ाया था, और वह इशारा शांत सोच समझकर किया गया और बेहिसाब भारी था। उसे देखते ही युवा आदमी ठिठक गया। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो बिना किसी के बोले ही महसूस कर सकता था कि जो चीज उसे सौंपी जा रही है, वह कोई साधारण बोझ नहीं है। ये कोई ऐसा बोझ नहीं है जिसे कोई आम मेज उठा सके, सीनियोस ने धीमे से कहा।
ये काम सिर्फ उसी के लिए है जिसे इसे उठाने के लिए चुना गया हो। फिर उसने सीधा उसकी तरफ देखा। तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने तुम्हें क्यों चुना। क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बूढ़े मेज के होठों के कोने पर एक छोटी नरम मुस्कान आई। जब मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में जो चेहरे भरे हैं वो मेरे परिवार के हैं। वही लोग जिन्होंने मेरी जिंदगी को खुशहाल बनाया। मार्सेलो और बाकी बच्चे। वे ये नहीं कर सकते, सीनियोस ने आगे कहा, और उसकी आवाज एक साथ और कोमल भी हो गई और दर्दनाक भी। वे रो पड़ेंगे। वे मुझसे मरने की भीख न मांगने को कहेंगे। और जब वक्त आएगा तो वे हिचकेंगे। मेरे जैसे एक मूर्ख बूढ़े आदमी की जान यूं फेंक नहीं पाएंगे। और उसी एक पल की कमजोरी में करिमजेवा जाग उठेगा और मौत उन सबको ले जाएगी। इतना भयानक अंजाम बताते हुए भी उसके मन में गर्मजोशी भरी यादें चमक उठीं। और फिर सीनियोस ने धीरे से सिर घुमाकर ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की आंखों में आंखें डाल दीं। इसीलिए तुम सही इंसान हो, उसने कहा। तुम बाहरी हो और तुम्हारे दिल में वो इस्पात है जिसकी इस फैसले को जरूरत है। इस स्क्रॉल को सक्रिय करने के लिए तुम सबसे सही व्यक्ति हो। उसकी नजर बिल्कुल नहीं डगमगाई। मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत क्रूर बोझ उठाने को कह रहा हूं। फिर भी क्या तुम ये कर सकते हो? मैं ये बात किसी हाय मेज के तौर पर नहीं कह रहा, आखिर में सीनियोस बोला, और उसके बूढ़े चेहरे का दुख किसी भी नाटकीय भाषण से ज्यादा गहरा चुभ रहा था। मैं ये एक ऐसे बूढ़े आदमी की तरह कह रहा हूं जो अपने पोते पोतियों की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है। दोनों के बीच भारी खामोशी उतर आई, जब तक कि ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने आखिर जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज धीमी थी मगर स्थिर, और उसमें पीछे हटने की जरा भी गुंजाइश नहीं थी। मैं कर सकता हूं। मैं ये करूंगा, यही जवाब सीनियोस को चाहिए था। और ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक उजली जैसे राहत भरी मुस्कान फैल गई। अब उसकी अंतिम विदाई के दौरान चैपल की स्थिर खामोशी में खड़े होकर वे आखिरी शब्द हवा में ऐसे तैरते हुए लग रहे थे जैसे बूढ़े मेज ने उन्हें अभी कुछ पल पहले ही कहा हो। धन्यवाद, तुम शानदार विलन। और इस तरह करिमजेवा के खिलाफ उस भयंकर लड़ाई में एटर्नल स्नोफ्लेक आर्चमेज सीनियोस गिर चुका था, पीछे छोड़ गया सिर्फ अपनी इच्छा, अपनी दास्तान और अपने आखिरी फैसले का शांत भारीपन। उसका अंतिम संस्कार पूरी तरह गुप्त रखा गया, दुनिया की नजरों से छिपाकर। वह एक छोटा और शांत समारोह था, और कमरे में भरा दुख इतना भारी था कि सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था। वंग्रीथ टॉम ने अपनी मुट्ठियां इतनी कस लीं कि वे कांपने लगीं। ये नाइंसाफी उसके अंदर जल रही थी। सीनियोस जैसी दास्तान को उसके नाम के लायक भव्य राजकीय अंतिम संस्कार मिलना चाहिए था, न कि इस तरह की दबी हुई विदाई। लेकिन मार्सेलो अड़ा रहा कि और कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ वरिष्ठ मेजेस को आने की इजाजत थी। वंग्रीथ टॉम के होंठ कांप उठे और अपराधबोध ने उसे पूरा निगल लिया। उसने सिर झुका लिया, जैसे उसके सीने पर दबा बोझ अब उससे सहा नहीं जा रहा था। अगर मुझे उस डीमन वर्शिपर ने बेअसर न किया होता तो मास्टर सीनियोस नहीं मरते, लड़का सुबकते हुए बोला, आंखें कसकर बंद किए, जबकि आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। तभी एक ठोस आदेश भरी आवाज ने उस दुख को चीरकर रख दिया। अपना सिर उठाओ ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो। उसने ऊपर देखा। वहां ली होयोल खड़ा था, उसका व्यक्तित्व दबदबे वाला, शांत और ऐसा कि उसे नजरअंदाज करना मुमकिन ही नहीं था। भीड़ में हल्का सा झटका दौड़ गया। ये एडवेंचरर ली होयोल है, किसी ने दबे स्वर में हांफते हुए कहा। वह तेज अनुशासित आभा के साथ आगे बढ़ा और कमरा जैसे अपने आप उसके लिए रास्ता छोड़ता चला गया।
हद से ज्यादा शोक सिर्फ सच्ची गरिमा को तोड़ देता है, ली होयोल ने कहा। उसका लहजा नियंत्रित और सख्त था, बेरहम नहीं, लेकिन इतना दृढ़ जरूर कि सब वहीं थम गए। मार्सेलो ने चुपचाप सिर झुका लिया और उसे रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गया। वंगरीथ टॉम ने पूरे चेहरे पर उलझन लिए ये दृश्य देखा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसे पल में कोई इतना संभला हुआ कैसे दिख सकता है। तभी मार्सेलो थोड़ा झुककर धीमी आवाज में बोला और उसके उन बिखरते विचारों को आगे भागने से रोक लिया। वो आदमी, मार्सेलो ने फुसफुसाकर कहा, शायद यहाँ मौजूद किसी भी इंसान से ज्यादा दुख मना रहा है। उसका हाथ उठकर अपने ही सिर पर जा टिका, जैसे ये सच जोर से कहना भी दर्द देता हो। फिर भी उसे देखो, देखो वो अभी भी कितना मजबूती से खड़ा है। वो अपने अंदर उठते जज्बातों के तूफान को दबा रहा है, मार्सेलो ने कसती हुई आवाज में कहा। वो सब कुछ भीतर रोके हुए है, चाहे उससे उसे कितना भी दर्द क्यों न हो। वो समझता है कि अब टावर अपना नेता खो चुका है, इसलिए उसके पास टूट जाने की फुर्सत नहीं है। अगर वो यहाँ डगमगाया तो बाकी सब भी डगमगा जाएंगे। आखिरकार ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने मुंह खोला और बोला। उसकी आवाज चैपल की भारी खामोशी में साफ गूंज उठी। अपने आखिरी पलों में सीनियोस मुस्कुराया था। उसने कहा, जो करना जरूरी था उससे पीछे हटने के बजाय उसने दुश्मन के साथ परस्पर विनाश स्वीकार करके आखिरी दम तक अपना गर्व बचाए रखा। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ शांति थी। उसकी नजर एक एक करके सब पर गई। इसलिए अपने दुख को दिल की गहराई में दफना दो और अब से उस चीज पर ध्यान दो जो अभी भी करना बाकी है। सिर्फ शोक किसी की रक्षा नहीं करेगा। मैजिक टावर का कर्तव्य क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन इतनी भारी कि वहां मौजूद हर इंसान को जवाब का सामना करना पड़ा। मार्सेलो का चेहरा और गंभीर हो गया और उसकी आंखों में धीरे धीरे दुख की जगह संकल्प ने ले ली। टावर को ऐसा घाव लगा है जो शायद कभी पूरी तरह नहीं भरेगा, उसने कहा, और हर शब्द में सच की कड़वाहट थी। लेकिन इस त्रासदी की वजह से हमारे असली दुश्मन का चेहरा भी अब पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया है। अब हम उससे नजरें नहीं चुरा सकते। कृपया हमें सबसे आगे खड़े होने दीजिए और आपके साथ मिलकर डीमंस का सफाया करने दीजिए, मार्सेलो ने पुकार कर कहा और गंभीर संकल्प के साथ अपना हाथ सीने पर रख लिया। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर एक शांत संतुष्ट मुस्कान के साथ जवाब दिया, जैसे यही वह संकल्प था जिसे वह उनके शोक से जन्म लेते देखना चाहता था। समारोह से बाहर निकलते हुए ली होयोल को अचानक एक साथ सारी थकान ने दबोच लिया, भारी और बेरहम तरीके से। कमाल है, उसने कड़वाहट से सोचा, अब सच में मैजिक टावर की जिम्मेदारी भी हमारे सिर आ गई। उधर उस लड़ाई की खबर बेहद तेजी से फैल गई और थोड़ी ही देर में बाहरी दुनिया का ध्यान ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की ओर मुड़ने लगा, जिसका नाम अब इस पूरे घटनाक्रम के बीचों बीच घसीटा जा रहा था। कहीं और एक हाथ ने खींच में कागज का कप कुचल दिया। उसके बाद जो आवाज आई वह इतने गुस्से से कांप रही थी कि बस किसी तरह संभली हुई थी। धत्त! तो टावर के प्रवेश द्वार को सील करने वाला वही था। ये एहसास धर की तरह भीतर उतरा और जलती हुई नाराजगी और भड़क उठी। यादें पूरी साफी के साथ लौट आईं। भीड़ जादुई बैरियर पर बेतहाशा मुक्के मार रही थी, घबराहट में चिल्ला रही थी, दरवाजा खोलो, रिफ्ट ढह रहा है। तुम मैजिक टावर के हरामियों कर क्या रहे हो? कम से कम हमें टेलीपोर्ट गेट तो इस्तेमाल करने दो। नाम टेमिन ने बैरियर पर तब तक प्रहार किया था जब तक उसकी उंगलियों के जोड़ फटकर खून नहीं बहने लगे, और अब भी उसके हाथ कांप रहे थे।
उन्होंने सच में उस लड़ाई में हम प्लेयर्स को बेकार कचरा समझा था। उसने बुदबुदाया, उसकी आवाज में कड़वाहट साफ भरी थी। एक बार फिर हम बेबस थे। नाम टेमिन वहीं बैठा कड़वाहट में डूबा हुआ था। तभी नाम क्योलमिन उसके पास आया और लगभग चुनौती भरे सीधे लहजे में गिल्ड मास्टर से बोला, तो क्या अब बस यहीं बैठकर निराशा में डूबे रहोगे? कोई बात नहीं, नाम क्योलमिन ने आगे कहा, और माहौल को और नीचे गिरने देने से साफ इनकार कर दिया। अब से हम बस ग्राइंड करेंगे जब तक इतने मजबूत न हो जाएं कि हमारी मौजूदगी सच में मायने रखे। नाम क्योलमिन ने एक हाथ में फाइल फोल्डर उठाया और चमकती, जानबूझकर बनाई गई आशावादी मुस्कान के साथ हंसा, जो उस सारी झुंझलाहट के सामने लगभग जबरदस्ती जैसी लग रही थी। नाम टेमिन ने गहरी सांस छोड़ी और सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो भाई, लेकिन इससे पहले कि वह पल ठहर पाता, दुनिया भर के हर प्लेयर के लिए एक सिस्टम अलर्ट गूंज उठा, जैसे कोई विशाल घंटी किसी नए मोड़ का ऐलान कर रही हो। स्केड्यूल्ड अपडेट कंप्लीट। अ न्यू रीजन इज नाउ अप्रोचिंग। यह संदेश सबकी आंखों के सामने उभरा, अचानक और ऐसा कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। गॉडेस चर्च एक ऐसा धर्म जिसकी पूरे महाद्वीप पर जबरदस्त पकड़ थी, भले ही उसके सिद्धांत बेहद कठोर और बदनाम रूप से सख्त थे, अब पूरी तरह मंच पर उतर चुका था। महाद्वीप की 1/3 से भी ज्यादा आबादी उसके अनुयायियों में गिनी जाती है, और अब उनकी पवित्र भूमि म्यूरियन तुम्हारी दुनिया में जोड़ दी गई है। जैसे ही ये घोषणा फैली, प्लेयर बेस उत्साह और अटकलों से फट पड़ा। कमेंट्स तुरंत बरसने लगे, और उनमें से ज्यादातर होली बफ्स, प्रीस्ट्स और हीलिंग सपोर्ट को लेकर बेहद उत्साहित थे। लेकिन ली होयोल के मन में भीड़ की खुशी जैसी हल्की सोच नहीं थी। हाँ, सामान्य हालात में ये शानदार खबर होती, लेकिन आखिर गॉडेस चर्च प्लेयर्स पर हमला क्यों कर रही है? ली होयोल भीतर ही भीतर निराशा में चीख उठा, जबकि बाहर से ग्रैंड फेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो पूरी शांति से अपना टीकप उठाकर ऐसे सलीके से घूंट भर रहा था जैसे कुछ भी गलत न हो। फिर अचानक दृश्य पूरी तरह अफरा-तफरी में बदल गया। लोग मेन गेट की तरफ से दहशत में भागते हुए निकल रहे थे, चीखते हुए, और उनकी घबराहट आसपास की गलियों में जंगल की आग की तरह फैल रही थी। उन्हें दूर से देखता हुआ एक मास्क्ड फिगर खड़ा था, जिसकी लाल चमकती आंखें किसी साकार दुःस्वप्न की तरह खामोश और अशुभ थीं। और बस कुछ घंटे पहले म्यूरियन के मेन गेट पर किसी ने आदर भरी आवाज में पुकारा था, सर वीवर। वीवर कैमरों की चकाचौंध भरी फ्लैशों की आंधी की तरफ मुड़ा, और उसकी आर्मोर की चमकदार सतह पर तेज रोशनी की झिलमिलाहट पड़ रही थी। उसके आसपास की हवा रिपोर्टर्स की उत्साहित आवाजों और शटर्स की लगातार क्लिक से भरी हुई थी। हर कोई इस ऐतिहासिक पल में उसका रिएक्शन कैद करने के लिए बेताब था। एक पल के लिए उसने गर्व से अपनी ठुड्डी उठा ली, जैसे वह उस अटेंशन को पूरे मजे से महसूस करना चाहता हो, मानो वह उसी स्टेज की स्पॉटलाइट हो जिस पर खड़े होने का सपना उसने बहुत पहले से देखा था। जैसे ही म्यूरियन अपडेट लिव हुआ, प्रेस उस पर भूखे गिद्धों के झुंड की तरह टूट पड़ा। न्यूज क्रूज, ब्लॉगर्स और गेमिंग एनालिस्ट्स प्लाजा के एंट्रेंस पर उमड़ पड़े, माइक्रोफोन्स आगे बढ़े हुए थे और कैमरास लगातार चल रहे थे। हर कोई बोहेमियन गिल्ड के लीडर का बयान चाहता था, वही पहला ग्रुप जिसने इस नए सामने आए टेरिटोरी में घुसने की हिम्मत दिखाई थी। बोहेमियन गिल्ड ने खुद को म्यूरियन के रहस्यमय क्षेत्र में कदम रखने वाली पहली गिल्ड के रूप में घोषित किया था। शोर के ऊपर एक रिपोर्टर चिल्लाया, सर वीवर, इतनी जल्दी क्यों? आप यहाँ आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं? वीवर ने आत्मविश्वास के साथ अपना हाथ सीने पर रखा और उन्हें जवाब दिया। ईयू सर्वर की रैंक 4 गिल्ड होने के नाते वह जानता था कि उनकी रेपुटेशन धीरे धीरे फिसलने लगी थी। हम उतने एक्टिव नहीं रहे,
जितनी हमारे फैंस को उम्मीद थी, वीवर ने माना और इतनी ऊंची आवाज में बोला कि कैमरा साफ सुन सकें। सच कहूं तो हमें पता है कि हाल के दिनों में हमने लोगों को निराश किया है। वह एक पल रुका ताकि उस स्वीकारोक्ति का असर बैठ सके, फिर कंधे सीधे कर लिए। लेकिन इस बार सब अलग होगा। इस बार हम साबित करके रहेंगे कि बोहेमियन गिल्ड सच में क्या कर सकती है। उसने गर्व से अपनी आर्मोर्ड चेस्ट पर मुक्का मारा और धातु की गूंज भीड़ में फैल गई। मेरा क्लास नाइट है, उसने साफ झलकते गर्व के साथ कहा। और नाइट्स का काम फ्रंट लाइंस से लीड करना होता है। हम दूसरों के पीछे नहीं छिपते, हम वहीं सबसे आगे बढ़ते हैं जहां लड़ाई सबसे भयंकर हो। उसके इस बयान पर वहां खड़े लोगों के बीच सहमति भरी फुसफुसाहट फैल गई। इतिहास उठाकर देखो, वीवर ने आगे कहा, और ऐसे उंगली उठाई जैसे कोई जरूरी लेक्चर दे रहा हो। हमारे ऑर्डर के टेंपल से हमेशा सबसे करीबी रिश्ते रहे हैं। हम उनकी ट्रेडिशंस, उनकी डिसिप्लिन और उनकी फेथ को ज्यादातर एडवेंचरर्स से बेहतर समझते हैं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि यही कनेक्शन उसे निर्णायक बढ़त देगा। इस बार उसने जोश के साथ आवाज ऊंची करते हुए घोषणा की, मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा। उसकी इस घोषणा से देखने वाली भीड़ में चीयर्स की लहर दौड़ गई। कुछ लोग जोर जोर से ताली बजाने लगे तो कुछ ने उसे हौसला देकर पुकारा। कुछ पलों के लिए वीवर पूरी तरह प्रशंसा में नहाया खड़ा रहा। वीवर ने उस तालियों और शाबाशी को साफ संतोष के साथ महसूस किया और उसके होठों के कोने एक भरोसे भरी मुस्कान में उठ गए। बस यही तो है, उसने मन ही मन सोचा और उस तारीफ में डूब गया। भीड़ की एनर्जी उसके ईगो को और हवा दे रही थी, जैसे ये पूरा पल सिर्फ उसी के लिए रचा गया हो। अब तक वीवर ज्यादातर ली हॉय की लेजेंडरी अचीवमेंट्स को बस किनारे से देखता आया था। बार बार उसने उसी नाम को हेडलाइंस पर छाया देखा था, रेड्स क्लियर करते हुए और ऐसे इवेंट्स को आकार देते हुए जिन्होंने पूरे सर्वर को हिला दिया। दूर से ये सब देखते रहना हमेशा वीवर के मुंह में कड़वाहट छोड़ जाता था। लेकिन यहाँ उसने नए इरादे के साथ खुद से कहा, नाइट्स ही वैनगार्ड हैं। यह टेरिटोरी उसी जैसे वॉरियर्स के लिए बनाई गई थी। उसके मुताबिक यही बैटलफील्ड आखिरकार उसका अपना स्टेज था। लेकिन म्यूरियन के उन विशाल गेट्स के सामने पहुंचते ही उसका सारा भरोसा बिखर गया। वह भारी एंट्रेंस उसके ऊपर किसी खामोश जज की तरह मंडरा रहा था और उसके कदम वहीं रुक गए। बेचैनी की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ में ऊपर तक चढ़ गई। इस जगह में कुछ गलत था, बहुत ही गलत। सामने खड़े उस खामोश फोर्ट्रेस को घूरते हुए वीवर के पेट में घबराहट मरोड़ खाने लगी। उसके सबॉर्डिनेट्स में से एक थोड़ा झुककर पास आया और घबराई आवाज में फुसफुसाया, क्योंकि उसने भी वही डरावना माहौल महसूस कर लिया था। गिल्ड मास्टर, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये जोन फ्रेंडली है? सबॉर्डिनेट ने धीमे से कहा। यहाँ की हवा घुटन जैसी लग रही है। फिर उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। और उधर देखिए, हमारा स्वागत करना तो दूर, दीवारों पर खड़े वे होली नाइट्स सीधे हम पर तीर ताने हुए हैं। अपने दिमाग के अंदर वीवर घबराहट में चीख रहा था, लेकिन बाहर से उसने किसी तरह अपनी शालीन मुद्रा बनाए रखी। उसकी गले की नसें कस गईं और वह शांत सुनाई देने की कोशिश करता रहा, हालांकि उसके शब्द लड़खड़ाते और कांपते हुए निकले। नमस्कार टेंपल के माननीय सदस्यों, वीवर हकलाया और हाथ उठाकर ऐसा इशारा किया जिसे वह सम्मानजनक दिखाना चाहता था। मैं नाइट वीवर हूं। हमारी गिल्ड अच्छे इरादे से आई है, आपकी मदद और सहयोग देने के लिए। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी हवा को चीरती हुई एक तेज सीटी जैसी आवाज आई।
एक तीर उसके चेहरे के बिल्कुल पास से निकला और उसके गाल को इतनी नजदीक से छू गया कि उसे उसी पल जलन महसूस हो गई। उसके बाद खिंची खून की पतली लकीर ने उसका दिल लगभग रोक दिया। वीवर की आंखें सदमे से पूरी फैल गईं। ऊपर उन ऊंची दीवारों पर से एक होली नाइट आगे बढ़कर आया। उसकी आर्मोर रोशनी में चमक रही थी, लेकिन जिसने सबको सच में जमा दिया वह था उसकी आंखों में जलता हुआ अजीब क्रिम्सन ग्लो। उस नाइट की आवाज आंगन में ऐसे गूंजी जैसे कोई दैवी आदेश सुनाया जा रहा हो। हम म्यूरियन के पवित्र टेंपल में न्याय के दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उसके शब्दों में ऐसी कट्टर तीव्रता थी कि आसपास की हवा तक भारी लगने लगी। यह सेंट फ्राइज की इच्छा है, होली नाइट ने ठंडे लहजे में कहा। हमें तुम जैसे गंदे लोगों की किसी मदद की जरूरत नहीं। वह अपमान एक तमाचे की तरह लगा और खामोश कोर्टयार्ड में गूंज गया। वीवर कांप उठा। उसका पहले वाला सारा आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। गिल्ड मास्टर, खुद को संभालिए, उसके साथियों में से एक ने घबराकर धीमे लेकिन तुरंत कहा। उधर दीवार पर खड़ा होली नाइट बोलता रहा और उसकी आवाज में धर्मी दुश्मनी टपक रही थी। जो भी बाहरी म्यूरियन के पास आने की हिम्मत करेगा, नाइट ने ऐलान किया, उसे खुद गॉडेस के नाम पर दंड दिया जाएगा। उसकी आवाज में पूरा यकीन था, जैसे फैसला पहले ही सुनाया जा चुका हो। किसी और चेतावनी के बिना तीरों की बारिश एक हिंसक तूफान की तरह बरसने लगी। रिपोर्टर्स घबराकर चीखते हुए हर दिशा में भागने लगे, जबकि कैमरास अभी भी चल रहे थे। एक डरा हुआ जर्नलिस्ट माइक्रोफोन में हांफते हुए चिल्लाया, ब्रेकिंग न्यूज, म्यूरियन ने हॉस्टाइल अटैक शुरू कर दिया है। हम सब बहुत बड़े खतरे में हैं, दूसरी आवाज चीखी। घबराहट होली लैंड में जंगल की आग की तरह फैल गई और जान बचाने के लिए भागते लोगों की डरी हुई चीखें पत्थर की दीवारों के बीच टकराकर गूंजने लगीं। उस अफरातफरी से बहुत दूर आओकोरिया हेडक्वार्टर्स के अंदर 3 लोग एक बड़ी स्क्रीन पर यह ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। कमरे में सिर्फ कंप्यूटर इक्विपमेंट की तनाव रहित नहीं बल्कि तनाव से भरी गूंज सुनाई दे रही थी। बीच में बैठा आदमी दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े हुए था। साफ दिख रहा था कि जो वह देख रहा है उसे समझना उसके लिए मुश्किल पड़ रहा है। म्यूरियन टेरिटोरी, उसने अविश्वास में बुदबुदाया। उसने आधिकारिक तौर पर प्लेयर्स के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया है। जूहो की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं और कमरे में नरम लयबद्ध टैपिंग की आवाज भर गई थी। उसकी उंगलियां अभ्यास की हुई फुर्ती से कीज पर धुंधली पड़ रही थीं। तभी दरवाजे की तरफ से आई एक आवाज ने उसका गहरा ध्यान तोड़ दिया। सीनियर, मुझे म्यूरियन की सैटेलाइट इमेजरी मिल गई। ली होयोल जल्दी से अंदर आया, रिपोर्ट उठाए हुए और तेज सांस लेते हुए। आपका शक बिल्कुल सही था। नंबर्स पूरी तरह अबनॉर्मल हैं, ली होयोल ने कहा और फोटोज मेज पर पटक दिए। उस टेरिटोरी के अंदर पैलेडिन्स की संख्या बहुत ज्यादा है। उनकी फोर्सेस का स्केल डरावना है। उसने इमेजेस की तरफ इशारा किया। उन्होंने ऐसा फोर्ट्रेस बना लिया है जो अंदर से पूरी तरह खुद को सस्टेन कर सकता है। लगभग ऐसा लग रहा है जैसे वे सालों से ठीक इसी दिन की तैयारी कर रहे हों, उसने धीमे से जोड़ा। इस ख्याल ने पूरे कमरे में सिहरन दौड़ा दी। क्या ये सच में सेंट्स की किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है? अचानक एक ताकतवर आवाज ने चर्चा को बीच से काट दिया और ली हॉय के चेहरे का रंग लगभग उसी पल उड़ गया। कमरे का तनाव और भी तेजी से बढ़ गया और सबने मुड़कर देखा। जूहो ने ठुड्डी सहलाते हुए सोच में डूबकर कहा। डेटा देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने पैलेडिन कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज मॉनिटर की और इस कथित सेंट के बारे में हर डाटाबेस खंगाल डाला। अगर वह किसी तरह की आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट होती, उसने धीरे धीरे आगे कहा,
तो उसकी ओरिजिन मेरे सिस्टम लॉग्स में कहीं न कहीं जरूर होती। तभी उसके चेहरे पर बेचैनी की एक झलक उभरी, जैसे उसे कोई परेशान कर देने वाली बात समझ आ गई हो। 0 रिजल्ट्स, उसने धीरे से निष्कर्ष निकाला। ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। लंबी खामोशी के बाद उसने एक सिहरन भर देने वाला शब्द कहा, अ डीमन। ली होयोल, ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग ही जवाब दे देगा। घबराहट में उसने तुरंत ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो के मुंह पर हाथ रख दिया, ताकि किसी और के सुनने से पहले उसे चुप करा सके। म्यूरियन की सेंटेस एक डीमन है, ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने हाथ हटते ही फिर कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भीतर तक बेचैन कर देने वाली। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि चर्च ऑफ द गॉडेस कितनी ताकतवर है? ली होयोल ने घबराकर फुसफुसाया। क्या तुम ब्लास्फेमी के लिए फांसी चढ़ना चाहते हो? उधर ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो चुपचाप चमकती हुई सिस्टम विंडो को घूरता रहा। सच उसके गले में कांटे की तरह अटक गया था। वहां लिखा था, सेंट क्लियरली मास्क्यूलिन, नॉट सेंट एस। फिर इंटरफेस पर एक नया अर्जेंट क्लास क्वेस्ट चमका, जिसमें अस्कीन के विनाश, आस्क को तबाह करने और डीमन हंटर्स का शिकार करने का आदेश था। आखिरी हंटर को अपनी कमजोर होती देह का बोझ झेलते हुए होली वॉर के नीचे छिपे अंधेरे सच को उजागर करना था। क्रूसेड के पीछे छिपी सायेदार ताकतों की पहचान करो और गॉडेस चर्च के झूठे सेंट का सामना करो। मिशन की डिटेल्स पढ़ते हुए ली हॉय जैसे वहीं जम गया। अब ये कोई सिंपल लेवलिंग क्वेस्ट नहीं रहा था। ये तो किसी काम के भेष में छुपी मौत की सजा जैसा लग रहा था। इस पूरे केओस के पीछे वो कमीना। ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो ने सोचते हुए भौहें सिकोड़ी। हमें म्यूरियन के अंदर की जानकारी चाहिए, उसने ठंडे स्वर में कहा। फिर अपने सबॉर्डिनेट की तरफ मुड़कर उसने सीधा आदेश दिया, अरकाना में हालात देखो और हर चीज की रिपोर्ट मुझे लाकर दो। नाम मिनी निम्फ ने आदर से झुककर कहा। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी, ली हॉय। ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो ने गंभीरता से स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया। जैसे ही रिचुअल पूरा हुआ, निम्फ ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उनके आसपास हवा में छोटे क्रिस्टल पार्टिकल्स ऐसे तैरने लगे जैसे चमकती बर्फ गिर रही हो। निम्फ ने ऊपर देखा और उस दिल मोह लेने वाले दृश्य में पूरी तरह खो गई। गिरते हुए पार्टिकल्स छोटे सितारों की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखों में बच्चे जैसी हैरानी चमक उठी। पास ही टूटे हुए पत्थरों के खंडहरों के बीच डंजियन से आया एक डायमेंशनल फ्रैक्चर चुपचाप धड़क रहा था। क्लियो ने हल्की सी सांस खींची और हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। तो असली रिफ्ट ऐसा दिखता है, वह किसी उत्सुक पर्यटक की तरह उसके करीब चली गई, जैसे कोई मशहूर जगह देख रही हो। लेकिन ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो की सख्त आवाज ने उसे तुरंत हकीकत में लौटा दिया। ध्यान दो क्लियो, वह फौरन तन गई। जी माय लीज, उसने जल्दी से जवाब दिया। वहां खड़ी खड़ी उसकी नजर ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो की दबदबे वाली पीठ पर टिक गई। हीनता का एक भारी एहसास उसके सीने पर आकर बैठ गया। गिल्डमास्टर ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो ने मुझे ही क्यों चुना, उसने सोचा। उसे बेन याद आया, जो रोते हुए बार बार पूछ रहा था कि मिशन के लिए उसे क्यों नहीं चुना गया। बेन अपनी असुरक्षाओं के बावजूद रिफ्ट में जाना चाहता था। सच तो ये था कि गिल्ड में लगभग सबने इस मिशन के लिए अप्लाई किया था। फिर भी गिल्ड मास्टर ने बेन जैसे हाई विजर्ड को छोड़कर उसके जैसी सिर्फ एक स्किल्ड मेज को चुना। उसका कॉन्फिडेंस तेजी से टूटने लगा। क्या सच में वह उसकी एबिलिटीज को महत्व देता था, या वह बस अपने मन से ही ऐसा सोच रही थी? मुझे नहीं पता, क्लियो ने खुद से फुसफुसाया। उसने जोर से सिर झटका,
जैसे उन घूमते शक को खुद पर हावी होने से पहले ही बाहर फेंक देना चाहती हो। उसने खुद को मजबूर करके गहरी सांस ली। नहीं, मिशन पर ध्यान दो। गिल्ड मास्टर को इस रिफ्ट के अंदर उगने वाली हर्ब्स चाहिए थीं, और वह अपनी निजी असुरक्षा की वजह से यह काम खराब नहीं कर सकती थी। कामयाब होने के इरादे से उसने नई ऊर्जा के साथ खोज फिर शुरू की। तभी वह अचानक रुक गई। दूर अंधेरी नीम पर हल्की सफेद चमक के साथ हर्ब्स का एक गुच्छा झिलमिला रहा था। उसके सीने में उत्साह उछल पड़ा और वह उनकी तरफ दौड़ पड़ी। मिल गई, उसने खुशी से चिल्लाकर कहा। एक पल भी बर्बाद न करने के लिए क्लियो ने तुरंत हाथ बढ़ाया ताकि उन कीमती पौधों को इकट्ठा कर सके। रुको मेज क्लियो। ग्रैंडफल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो की आवाज तेजी से गूंजी। लेकिन अफसोस, चेतावनी एक पल देर से पहुंची। जैसे ही उसकी उंगलियां हर्ब्स को छुईं, हवा से भूतिया मर्सनरीज बनने लगे। वे स्पेक्ट्रल वॉरियर्स एक ही पल में क्लियो को चारों तरफ से घेरकर खड़े हो गए। वह खालिस डर से जमी रह गई, जबकि वे पारदर्शी आकृतियां हर दिशा से उसके करीब आती जा रही थीं। अपने सबॉर्डिनेट को घिरने देने से इनकार करते हुए ली हॉय ने उसी पल प्रतिक्रिया दी। एक तेज हरकत के साथ उसने एक शक्तिशाली डीबफ स्पेल कास्ट किया, जिसने आगे बढ़ते स्पेक्टर्स को डगमगा दिया और क्लियो को उस जानलेवा घात से निकलने के लिए कीमती कुछ सेकंड दे दिए। बस कुछ ही पलों में गोस्ट्स पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिए गए। जो चीज अचानक आई जानलेवा घात लग रही थी, उसे इतनी जल्दी कुचल दिया गया कि खतरा टल जाने के बाद भी हवा में तनाव बना रहा। बैटलफील्ड पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे रिफ्ट खुद इस जबरदस्त ताकत के फर्क को मानकर कुछ पल के लिए थम गया हो। क्लियो वहीं पत्ते की तरह कांपती खड़ी थी और उसकी आवाज थरथरा रही थी जब वह मुश्किल से फुसफुसाई, गोस्ट्स। उसकी आंखें अब भी डर से फैली हुई थीं, लेकिन तभी घबराहट के बीच एक और ख्याल उभरा। उससे भी ज्यादा, वो आइस मैजिक बिल्कुल लॉर्ड सिनोसा की टेक्निक जैसी लग रही है। जब ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने देख लिया कि वह सुरक्षित है, तो उसने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और जैसे यह कोई संकट नहीं बल्कि सबक बन गया हो, वह समझाने लगा। उस स्तर का स्पेल देखने के बाद ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास खुद उसका एनालिसिस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी आवाज नपी-तुली, लगभग कैजुअल थी, लेकिन उसके पीछे हल्का सा गर्व साफ छिपा था। बेशक यह अभी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने इतना तो सीख ही लिया कि उसकी कोर एसेंस को रिप्रोड्यूस कर सकूं। फिर उसने उन चमकते सफेद फूलों की तरफ इशारा किया, जो हवा में मना की धुंधली परत छोड़ रहे थे। उस पौधे को, उसने कहा, डीमन रूट कहते हैं। यह सिर्फ डीमन किलर्स नाम के रेयर ओर्स के पास ही उगता है, उसने आगे कहा, और उसकी नजर फूलों पर ही टिकी रही। और क्योंकि यह मना छोड़ता है, इसलिए यह स्पिरिट्स और गोस्ट्स के लिए बीकॉन की तरह काम करता है। क्लियो ने तुरंत सिर झुका लिया और शर्म से उसके गाल गर्म हो उठे। वह मुश्किल से निगल पाई, जैसे अपने डर और उस शर्मिंदगी दोनों को दबाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि लगभग उसी की वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाता। उसका पूरा शरीर कांप रहा था जब उसने और गहराई से सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए, वह हकलाते हुए बोली। अब मैं समझ गई हूं। मुझे और केयरफुल होना चाहिए था। मेरी एक्सपीरियंस की कमी की वजह से आपको परेशानी हुई, लेकिन क्लियो खुद को और कोस पाती, उससे पहले ही ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने उसकी माफी को बीच में काट दिया। क्लियो, उसने उसके जवाब का इंतजार भी नहीं किया। सीधा उसने ठोस, स्थिर आवाज में पूछा, तुम इस रिफ्ट के अंदर क्यों आई हो? यह अचानक सवाल उसे पूरी तरह चौंका गया। क्लियो पलकें झपकाई और बिना सोचे समझे इंस्टिंक्ट से जवाब दे बैठी,
रिसर्च के लिए हर्ब्स इकट्ठा करने शब्द उसके मुंह से निकल चुके थे, उससे पहले कि वह उन्हें सोच पाती। किसी ने उसे पहले कभी इतनी सीधी तीव्रता से नहीं देखा था, और उस अडिग नजर के नीचे उसका दिल एक पल को अटक गया। फिर ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो दोबारा बोला, और उसका हर शब्द भारी पड़ रहा था। तो सिर्फ उसी पर ध्यान दो, इतना कहकर वह ऐसे मुड़ा जैसे बात वहीं खत्म हो चुकी हो। लेकिन पूरी तरह आगे बढ़ने से पहले ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने कंधे के ऊपर से पीछे देखा और ऐसे बोला जैसे कोई नाइट शपथ ले रहा हो। जो भी गोश्त तुम्हारे पास आने की हिम्मत करेगा, उसने कहा, मैं उसे बिना झिझक जमा दूंगा। लेकिन बाहर से ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो जितना नोबल प्रोटेक्टर लग रहा था, अंदर ली होयोल के दिमाग में बिल्कुल अलग ही चीज चल रही थी। मन ही मन वह पहले ही किसी लालची व्यापारी की तरह मुस्कुरा रहा था। यह तो कमाल है, उसने सोचा। मैं इस मौके का इस्तेमाल करके कल्टीवेशन प्रोसेस समझ सकता हूं और इन चीजों को मास प्रोड्यूस कर सकता हूं। पूरा डीमन हर्ब फैक्ट्री। सिर्फ नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। वह प्रॉफिट की फैंटेसीज में इतना खो गया था कि लगभग भूल ही गया कि वह कहाँ खड़ा है। उधर क्लियो, जिसे उसकी लालच का कुछ पता नहीं था, आंसुओं भरी आंखों से ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो को ऐसे देख रही थी जैसे कोई गॉड उसके सामने उतर आया हो। अचानक क्लियो के हाथ पैरों में इतनी तेज ताकत दौड़ी कि वह सीधी खड़ी हो गई। डर अब भी था, लेकिन वह अब एक उग्र डिटर्मिनेशन के नीचे दब चुका था। भावनाओं से कांपती आवाज में उसने पुकारा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। यह किसी जवाब से ज्यादा खुद से किया गया वादा लग रहा था। मैं आपको निराश नहीं करूंगी, सर, उसने जल्दी से जोड़ा। लेकिन माहौल उतनी ही तेजी से बदल गया जब मना लेवल्स आर क्रिटिकल वाली बात सामने आई। एक पल में ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो और ली होयोल दोनों के चेहरों से आखिरी मजाकिया रंग भी गायब हो गया। ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने साफ आदेश दिया, उन जमे हुए मॉन्स्ट्रोसिटीज को ट्रेनिंग डम्मीज की तरह इस्तेमाल करो। क्लियो ने जरा भी देर नहीं की। उसके आदेश के मुताबिक वह तुरंत एक्शन में आ गई। उनकी चौकस नजरों के सामने क्लियो ने फ्रोजन स्टैचू जैसे मर्सनरीज पर फ्लेम मैजिक की बौछार छोड़ दी। उसकी हथेलियों से आग उग्र लहरों की तरह निकली और एक एक करके जमे हुए दुश्मनों पर टूट पड़ी। गर्मी ने उनके आसपास की जगह भर दी, और जो मेज अभी कुछ देर पहले डरी हुई और हिचकती लग रही थी, अब वह पूरी जान लगाकर लड़ती हुई दिख रही थी। ली होयोल ने उसे देखते हुए साफ अप्रूवल के साथ सिर हिलाया। इसकी मैजिक, इसमें सच में दम है, उसने कहा। वह लगभग भावुक हो गया था, जैसे किसी आदमी को मिट्टी में दबा कोई अनदेखा रत्न मिल गया हो। हीलिंग टैलेंट वाली एक स्किल्ड मेज ने अभी लेवल 560 मॉन्स्टर को उड़ा दिया था। ऐसा रिजल्ट कोई यूं ही इग्नोर नहीं करता। उसे साथ लाना एक शानदार स्ट्रैटेजिक मूव निकला। यहां तक कि ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने भी छोटा सा सिर हिलाकर कहा, बुरा नहीं। लेकिन जबकि उसका चेहरा कंपोस्ट ही रहा, ली होयोल के दिमाग में अचानक बिल्कुल अलग भावना उबलने लगी। उसे चीप हर्बल टी वाले सारे दुख भरे दिन याद आ गए और वह अंदर से लगभग फट पड़ा। अब हम खुद डीमन रूट्स इकट्ठा कर सकते हैं, उसने सोचा, और उसका दिमाग पहले ही आगे की संभावनाओं में दौड़ने लगा। लेकिन अब ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने कहा, और बात को वापस उनके असली मकसद पर ले आया, उस बड़े कारण से निपटने का वक्त है जिसके लिए हम यहाँ आए थे। ओरिजिनल प्लान पर लौटते हुए उसने कैजुअली एक हाथ उठाया। बिना किसी कैटलिस्ट के उसने चुपचाप मना इकट्ठा की और बहुत धीमे से एक सम्मनिंग कमांड फुसफुसाया, जिससे हवा तक कांप उठी। वक्त आ गया है। सामने आओ, उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें पूरा अथॉरिटी भरा था।
अपने मास्टर की पुकार के जवाब में एलिमेंटल स्पिरिट बिना एक पल की देरी के वॉइड से प्रकट हो गई, जैसे वह ठीक इसी कमांड का इंतजार कर रही हो। निम्फ खुली खुशी के साथ आगे तैरती आई और लेविटेटिंग टी को इतनी बेहूदगी भरी सावधानी से संभाल रही थी जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो जो सिर्फ उसकी ब्यूटी और ग्रेस जैसी किसी चीज के लिए बना हो। उसका पूरा हाव भाव नाटकीय डिवोशन से भरा हुआ था, इतनी मीठी आवाज में कि हवा तक चिपचिपी लगने लगे। उसने कहा, हमारे सेक्रेड कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मैं आपकी पुकार का उत्तर देती हूँ। उसका हर शब्द बढ़ा चढ़ाकर भरी मिठास से टपक रहा था, जैसे वह ड्यूटी रिपोर्ट नहीं कर रही बल्कि स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रही हो। ली होएल ने उसे सुनते ही सचमुच सिहरन महसूस की। उसे इतनी तेज क्रिंज हुई कि वह लगभग जानलेवा लगी। यह किसी तरह मरने से भी ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है, उसने सोचा, और उसका पूरा शरीर ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे साइकिक डैमेज लग गया हो। ली होएल ने दबी आवाज में कुछ बुदबुदाया, लेकिन निम्फ ने पूरे माहौल को गलत समझ लिया। उसने बेहया कॉन्फिडेंस के साथ अपने बाल झटके और खुद की तारीफ में लगभग चमक उठी। जैसा एक्सपेक्टेड था, उसने अकड़ते हुए कहा, माय लॉर्ड ने मेरी एलिगेंस नोटिस कर ली। ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने अपना रिफाइंड एरिस्टोक्रेटिक एक्सप्रेशन बनाए रखा, लेकिन ली होएल की पेशेंस अब निम्फ की सेल्फ ऑब्सेशन से पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। अजीब आदतें मत उठाओ, उसने मन ही मन झल्लाकर कहा। फिर भी ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो पूरी तरह मिशन पर फोकस्ड रहा। महाद्वीप की मौजूदा स्थिति क्या है, उसने शांत सपाट आवाज में पूछा। यह सवाल सुनते ही निम्फ का एक्सप्रेशन तुरंत उतर गया। अपनी ही जानकारी की कमी का बोझ जैसे एक साथ उस पर आ गिरा। मुझे क्षमा करें, उसने दुख भरे स्वर में कहा और नजरें झुका लीं। बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानती, लेकिन जिस मैजिक टावर को आपने जगाया है वह इस समय सीज में है। आगे बोलते हुए उसकी आवाज कांप गई। आसमान में भी केओस मचा है और जमीन पर भी। बोलते बोलते उसने ऐसे महाद्वीप की तस्वीर खींच दी जो खुले नरक में डूबता जा रहा था। एडवांस्ड एयरशिप्स आसमान पर राज कर रहे हैं, उसने कहा, और उनके नीचे भूखे बीस्ट्स पागलों की तरह चीखते हुए हर चीज को फाड़ रहे हैं। फिर उसने वह हिस्सा बताया जिसने माहौल पूरी तरह बदल दिया। द डो और उनकी एयरशिप फ्लीट ने हाथ मिला लिया है। वे डीमन आर्मी का सफाया करने के लिए बढ़ रहे हैं। सिर्फ उस एक नाम ने उन्हें जैसे सीधा चोट मार दी। द डो। ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो और ली होएल ने ठीक एक ही समय पर चिल्लाकर कहा। दोनों की आंखें फैल गईं। यहां तक कि निम्फ भी उनकी इतनी तेज प्रतिक्रिया देखकर चौंक गई, लेकिन एक छोटी सी रुकावट के बाद उसने अपनी रिपोर्ट जारी रखी। हाँ, उसने कहा। जैसे ही उन्हें टावर के एक्टिवेशन का एहसास हुआ, वे चल पड़े। अब उसका चेहरा पूरी तरह गंभीर था। उनकी कंबाइंड फायर पावर ने डीमन आर्मी को पहले ही कैटास्ट्रोफिक झटका दे दिया है, लेकिन वह आगे कुछ और कहती उससे पहले ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने उसे रोक दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और जब वह बोला, उसकी आवाज बर्फ से भी ठंडी थी।